एसआईआर को लेके पूरे मुल्क में एक हंगामा आराइयाँ हो रही हैं। मुसलमानों में खास करके बहुत सारे गलतफहमियाँ भी हैं और बहुत सारे शकूक भी हैं। इस ताल्लुक से बात करने के लिए आज हम आए हैं बेंगलुरु के एडवोकेट ताहिर साहब के पास। जानने की कोशिश करेंगे एसआईआर के ताल्लुक से उन्होंने क्या होमवर्क किया है, क्या पैगाम देंगे, किन चीज़ों का एहतियात बरतना है, सारी चीज़ों पर बात करने की कोशिश करते हैं। ताहिर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। एसआईआर के ताल्लुक से पहला सवाल यही है कि एसआईआर आखिर है क्या, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, एसआईआर का जो फुल फॉर्म है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मतलब, इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि बहुत ही गहरे तरीके से, और रिवीजन क्या है, जो इलेक्ट्रिकल, जो हमारा वोटर आईडी है, इलेक्टोरल रोल, उसका पूरा रिवीजन है। और इसको स्पेशल इसलिए बोला है कि स्पेशल तरीके से इस बार पहली बार कर रहे हैं। हम हर इलेक्शन से पहले आप देखते हैं कि इलेक्ट्रल रोल के रिवीजन होते हैं, लोग आते हैं, लोगों के नाम कटते हैं और लोगों के नाम जुड़ते हैं। मगर इस बार गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बहुत ही इंटेंस तरीके से हर एक घर में जाके हर एक आदमी के सही से वेरिफिकेशन करके एक नया रोल बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, रोल अगर ऐसे बनाते थे तो कोई परेशानी नहीं थी, मगर इस रोल में जो दूसरे इससे पहले जो भी बने हैं और इसमें क्या फ़र्क है सर, इसमें इलेक्शन कमीशन क्या बोल रहा है कि आपका हम लेगेसी डेटा लेंगे और अगर आपका लेगेसी डेटा आपका मैच होगा तभी हम आपका नाम इसमें रखा जाएगा, नहीं तो नहीं रखा जाएगा। अब लेगेसी डेटा का मतलब क्या है, उनका कहने का मतलब क्या है, अगर आपका 2000 या 2002 में जो इससे पहले लास्ट रिवीजन हुई थी, लिस्ट थी, उस लिस्ट में अगर आपका नाम है या आपके पेरेंट्स का नाम है तो वो लोग क्या करेंगे, इसको मैपिंग करेंगे, इसको लेगेसी डेटा को मैपिंग करेंगे। जिसका आराम से मैपिंग हो जाएगा उसको क्या नाम है, उसको नाम उसमें रहेगा। अब जिनका प्रॉब्लम किसको आएगी, जिनका नाम लेगेसी डेटा से मैच नहीं होगा, तो वहीं पर ये परेशानी है। अब मगर मैं उसमें मेन जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, असल में ये आम धारणा क्या है, ये जो एसआईआर की पूरी एक्सरसाइज है मुसलमानों को टारगेट करने के लिए की जा रही है। मगर मैं ये आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को मत समझिए, असल में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये हिंदुस्तान में जितने भी कमज़ोर तबके हैं उनको टारगेट करने की कोशिश है। और ये जो बोलते हैं ये जो बाहर से जो लोग आए हैं उनके बारे में इससे मालूम चलेगा या उसके मालूम चले, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये ख़तरनाक क्यों है, ख़तरनाक इसके लिए है कि आप देखते हैं कि हिंदुस्तान में 2000 के बाद, 2002 के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट हुए। इस माइग्रेशन की वजह से जब वो BLO जो जाते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, इस प्रोसीजर के हिसाब से जो ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स होंगे ये हर एक घरों में जाएंगे और आज की लिस्ट में जिनका नाम है उनका वो एक इनरोलमेंट फॉर्म रहेगा, जो वो इनरोलमेंट फॉर्म को, पूरे लिस्ट के इनरोलमेंट फॉर्म सबको देंगे। उस इनरोलमेंट फॉर्म में वो लोग जो डिटेल्स वेरीफाई करेंगे और जिनकी डिटेल वेरीफाई होगी उसको एडमिटेड फॉर्म करके बना लेंगे। जिनकी डिटेल वेरीफाई नहीं होगी उनको क्या नाम है, उनके लिए अलग से एक सस्पेक्टेड लिस्ट बनाई जाएगी। उस लिस्ट वालों को उन्होंने प्रूव करना पड़ेगा कि हमारे डॉक्यूमेंट सही हैं बोल के, तो प्रॉब्लम वहाँ पर आता है। अब देखिए, अगर आप समझिएगा, अगर आप लोग तमिलनाडु से कोई आया है, कोई आंध्रा से कोई आया है, तो नेचुरली जो कर्नाटका की लिस्ट में उसका लेगेसी डेटा नहीं मिलेगा। तो अगर आप चाहे दिल्ली से आए हों, चाहे बंगाल से आए हों, चाहे यूपी से आए हों, चाहे तमिलनाडु से आए हों, केरला से आए हों, आंध्रा से आए हों, 2002 की जो लिस्ट है वो लिस्ट पूरे हिंदुस्तान की लिस्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। और एनेक्चर 4 बोल के एक है, उस एनेक्चर 4 में अगर आप लोग फॉर्म फिल कर लेंगे तो आप उसमें पुराने डेटाज हैं वो उसमें पूरे पुराने डेटा की रिपोर्ट लिख लेंगे। और अगर आपको एक बिफोर हैंड BLO आने से पहले अगर आप इकट्ठा करके रख लेंगे उस इन्फॉर्मेशन को, तो आपको करना आसान होगा। ठीक है, तो ये एक है प्रोसीजर। अच्छा, ये बताइए कि अगर मेरे पास कार्ड है, ऑलरेडी मैं कई बार वोट डाल चुका हूँ, क्या मुझे भी फिक्र करने की ज़रूरत है इस ताल्लुक से? देखिए, बेसिकली क्या है, जो लोग उसी एड्रेस पर हैं और उनका कार्ड है, उनका लेगेसी डेटा मैच हो गया तो उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कैसे पता चलेगा लेगेसी डेटा मैच हुआ है? उनके पास BLO के पास पूरी डिटेल रहेगी 2002 की, उनके वो लोग वेरीफाई करेंगे, ढूंढेंगे वो लोग। ठीक है, अगर वो नहीं हुआ तो मैं इसीलिए बता चाह रहा हूँ कि असल में हमारे को क्या करना चाहिए एज ए कम्युनिटी, हमने कम्युनिटी में हर इलाके में एक हेल्प डेस्क बनाना चाहिए। वो हेल्प डेस्क के ज़रिए हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में कोई रहने वाला हो, उसका नहीं तो उसके पेरेंट्स का, अब हमें अगर मान लीजिए अगर हमें याद भी नहीं कि हमारा हमने वोट डाला था या नहीं डाला था, तो एटलीस्ट हमें वो एरिया तो याद रहेगा कौन से एरिया में थे हम लोग। तो सारे जो 2002 के जितने भी डेटा, पूरे हिंदुस्तान के डेटा ऑनलाइन है, उसमें आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आपके डेटा आपको नहीं मिला, आपको मान लो आप ढूंढने के बाद ही लेगेसी डेटा में नहीं मिला, तो भी परेशानी होने के लिए बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, 12 जो डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उन 12 डॉक्यूमेंट में से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उनके पास है तो उस डॉक्यूमेंट को भी वेरीफाई कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहला डॉक्यूमेंट एक आधार कार्ड है, उसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट भी है, एक पासपोर्ट भी है,
उसमें आरटीसी भी है, उसमें फॉरेस्ट राइट्स भी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। इनमें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आमतौर पे अभी बात चल रही है कम्युनिटी के अंदर, सब लोगों को एक आवाज़ दी जा रही है कि भाई तुम बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एज ए एडवोकेट, लोग मुझे 70 साल के लोग, 60 साल के लोग, 50 साल के लोग भी मुझे रिक्वेस्ट करते रहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। तो मैं इन सबको बता देना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि जो बर्थ सर्टिफिकेट किसके लिए कंपल्सरी है, जो 1996 के बाद जो पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। ठीक है। अब समझिए एग्जांपल, एक आदमी है जिसने की उम्र 70 साल है और उसने एडवोकेट के ज़रिए किसी कोर्ट में जाके 2024 में 2025 में बर्थ सर्टिफिकेट बना लिया। ठीक है। हमको क्या लगता है, बर्थ सर्टिफिकेट बना के मैं सेफ़ हो गया। अगर मान लीजिए अगर उनको आपको टारगेट करना हो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो और आप सिर्फ अपने बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर रिलाई होंगे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है बोल के, तो क्या होगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ तो आएगी, मगर रजिस्ट्रेशन डेट कब रहेगी, 2024 या 2025 में। अगर आपको उनको टारगेट करना है तो वो बता सकते हैं एक झटके से कि आपने झूठा सर्टिफिकेट बनाया कोर्ट के सामने। तो बर्थ सर्टिफिकेट कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है किसी काम के लिए तो बना लीजिए, मगर उसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट हम लोग क्या करना, हम लोग मुस्लिम्स आमतौर पे, हम मुस्लिम नहीं, हर जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों की आदत क्या होती है, जब अगर घर चेंज करते हैं तो अपने एड्रेसेस चेंज नहीं कराते हैं। तो आप लोग एहतियातन तौर पर आधार कार्ड, आपके बैंक स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स, गैस के डॉक्यूमेंट, इनके पूरे आप बिल्कुल फौरी तौर पर अपने जिस एड्रेस पे हैं उस एड्रेस पे अपडेट कीजिए। आप अपडेट करेंगे तो ज़्यादा आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मस्जिदों तक पहुंचकर लोगों के इसके बारे में, SIR के बारे में बताऊं, उसके चैलेंजेस क्या हैं और उस चैलेंज को कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैंने खुद सोचा है, क्योंकि मेरे पास, मैं ऑलरेडी बहुत चीज़ों में बिज़ी रहता हूँ, तो मैंने सोचा है कि हर वीक में 4 बार, यानी कि जुम्मा, हफ्ता, एतवार, ईशा के बाद अगर कोई मस्जिद चाहती है कि अपने मस्जिद में प्रोग्राम करना चाहते हैं, लोगों को SIR के बारे में मालूमात करना चाहते हैं, तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जुम्मा, हफ्ता और एतवार। और जुम्मे के दिन ज़ोहर के बाद, ये 4 वक्त में मैं किसी वक्त भी किसी भी बेंगलोर शहर की किसी भी मस्जिद में अपने तरफ से वहाँ पे आके लोगों को SIR के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देके और इस चैलेंज को कैसे दूर करना है बोल के मैं इसमें इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। कैसे रब्ता करें? आप मेरा नंबर अपने चैनल में डाल सकते हैं, स्क्रीन में चला सकते हैं, इंशाल्लाह उसके ज़रिए कर सकते हैं। और बहुत लोगों को तो मेरे बारे में मालूमात है और ऑनलाइन में भी अगर मेरे बारे में सर्च करेंगे तो मेरी डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है मेरे तक पहुँच। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी हो रही है कि भाई क्या होने वाला है, और ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि CA NRC की एक शक्ल है ये, क्योंकि इसमें इतने डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं SIR में कि वो CA NRC के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो क्या CA NRC जो है वो क्या SIR के थ्रू किया जा रहा है? बैकडोर चैनल, देखिए, एक जो आमतौर पे लोग समझते हैं कि CA NRC का बैकडोर चैनल है। अगर मैं बोल दूंगा ऐसा नहीं है बोले तो ज़्यादा लोग मुझसे एग्री नहीं होंगे। मैं देखिए बेसिकली क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट होती है ना, जो कि फासिस्ट गवर्नमेंट और जो कम्युनल गवर्नमेंट होती है, ये पूरी दुनिया में अपने एजेंडे को एक लीगल तरीके से लेके आने की कोशिश करती है। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में हर कंट्री में ऐसे ही होता है। तो इन्होंने एक परेशान करने लगे, CA NRC किया, उसमें एक वो एजिटेशन हुआ, उसकी वजह से बंद कर दिया। तो इनके जो थिंक टैंक है उन्होंने क्या सोचा कि भाई जिस तरीके से NRC बनता है, नेशनल रजिस्टर पॉपुलेशन रजिस्टर बनता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन बनता है, वैसे एक और लिस्ट बनती है, इलेक्टोरल लिस्ट। तो हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो एक परेशान करने का तरीका, मगर मैं समझता हूँ ये चाहे कितना भी परेशान करें, हम लोग कहीं बाहर मुल्क से तो आए नहीं हैं, हम लोग सब हैं यहाँ पर, हम लोगों के पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। हम जरा इसको चैलेंज को कैसे डील करना है, अगर वो हम समझ गए तो मैं समझता हूँ इस पूरी परेशानी को आसानी से सॉल्व हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कितने डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए, एक बार बता दें सबको कि उतने डॉक्यूमेंट वो रेडी रखें या अपने पास रखे रहें? देखिए बेसिकली क्या है, उसमें 12 डॉक्यूमेंटों की लिस्ट है। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो लोगों के घरों में रहते हैं, स्कूल सर्टिफिकेट्स जो रहता है, उस स्कूल सर्टिफिकेट में नाम वगैरह ठीक होना चाहिए। जो ये 12th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट्स, ये कोई सर्टिफिकेट किसी का, अगर वो किसी ने मुझे पूछा था कि 4th का सर्टिफिकेट भी, मैंने कहा 2nd सर्टिफिकेट भी चलेगा। तो स्कूल के कोई भी सर्टिफिकेट जिसमें नाम और एड्रेस करेक्ट है, स्कूल का सर्टिफिकेट है। दूसरा है पासपोर्ट हो गया, ये हो गया। फिर है गांव में जो प्रॉपर्टी रहती है उसमें RTC जो रहती है, ठीक है। और अगर कोई ज़मीन के कोई डॉक्यूमेंट्स हैं वो, फिर हमारा आधार कार्ड, ये 5-6 डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट है। फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, फिर जो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट में काम करते हैं PUC के डॉक्यूमेंट, ID कार्ड्स हैं, ये सब वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आधार कार्ड। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका बर्थ सर्टिफिकेट।
तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, उसके बाद फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है इंपॉर्टेंट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ये 4 डॉक्यूमेंट्स आमतौर पे सबके पास रहेंगे। इसके पास जिनके पास ज़मीन है उनके ज़मीन के रिकॉर्ड रहने चाहिए सही से, ठीक है। मगर आप देख लीजिए असल में क्या होता है, हम लोगों में प्रॉब्लम्स क्या है, हम लोग जो स्पेलिंग मिस्टेक्स, नाम की मिस्टेक्स, ये बहुत ज़्यादा होती है। देखिए मैं सिर्फ लोगों को ये सलाह नहीं दूंगा कि तुम SIR के लिए अपने नामों के ठीक कराने के लिए पीछे पड़ जाओ, नहीं, ये बिल्कुल उससे हमें परेशानी होने की नहीं, मगर फिर भी आम तौर पे हमारे जो नाम सारे डॉक्यूमेंट में एक जैसे रहना चाहिए। उनमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं उनको आप ठीक कर सकते हैं, और ठीक करेंगे तो आपके लिए अच्छा है वो। वकील साहब ये बताएं, 12 डॉक्यूमेंट्स में से क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए या सिर्फ एक से भी काम चल सकता है? असल में बेसिकली क्या है, 12 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, 12 में से सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। ये बर्थ सर्टिफिकेट की और स्कूल सर्टिफिकेट की कब ज़रूरत पड़ती है, ये देखो एड्रेस प्रूफ नहीं है, ये आपके नाम को और फादर नाम को टैली करते हैं, ठीक है। एड्रेस प्रूफ्स कौन से हैं आपके डॉक्यूमेंट? पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पेंशन कार्ड है, POC का ID कार्ड्स हैं। इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट भी रहा तो आपको काफ़ी है। जहाँ पर डिस्प्यूट आएगा कि पेरेंट्स का नाम और बच्चे का नाम में कुछ डिफरेंस है, उस डिस्प्यूट के लिए क्या है, आपको बर्थ सर्टिफिकेट और आपका स्कूल सर्टिफिकेट काम आता है। अच्छा, जिन लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या वो अभी दुरुस्त कराएं या फिर उससे इससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका? देखिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि स्पेलिंग जो है हमेशा डॉक्यूमेंट में रहना सही है, मगर क्या होता है कई बार, जैसे एग्जांपल दीजिए, मेरा नाम है, देखिए मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, मगर मेरे जो स्कूल सर्टिफिकेट्स में सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ ताहिर बोल के आ गया। मेरे बच्चों के डॉक्यूमेंट में मोहम्मद ताहिर है बोल के। अब खुद सोचिए आप, क्या सिर्फ इस वजह से मेरे बच्चों को मेरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें नाम नहीं है? देखिए एक होता है नाम, मेन नाम होता है, एक होता है सरनेम होता है। तो जो मोहम्मद है वो सरनेम है, तो मेन नाम जो है वो हमारा ताहिर है। तो ऐसे ही किसी के नाम में जैसे महबूब बादशाह या महबूब पाशा, तो अगर बादशाह में स्पेलिंग रॉन्ग है या पाशा में स्पेलिंग रॉन्ग है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर बेहतर क्या है, आप पूरे डॉक्यूमेंट्स ये हैं, मगर सिर्फ इसके लिए आप परेशान होकर भागम भाग मत कीजिए, मगर ओवर द पीरियड टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए, वो बेहतर है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इसके अलावा कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि एग्जांपल, लेगेसी डेटा को मैच करना। अब जो BLO आएगा वो उतना आपको कोऑपरेटिव नहीं रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग पूरे मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में एक हेल्प डेस्क बनाएंगे और शाम के टाइम में वॉलंटियर्स को लेके अगर लेगेसी डेटा को, देखिए आप इसमें जो भी फॉर्म्स हैं उसमें हमें एक फॉर्म एनेक्चर 4 भरना है। एनेक्चर 4 में सारी डिटेल्स भरनी है। अगर एनेक्चर 4 सारे घरों में अगर रेडी करके रख लेंगे तो जब वो आएंगे तो उनको भी आसानी होगी करने को, ठीक है। जिसमें दूसरी चीज़ क्या है, अगर जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो लोग रहते हैं उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर लोग घरों से मूव हो गए हैं तो फॉर्म 8 के ज़रिए अपना नाम में वहीं एंट्री कर सकते हैं। जो लोग दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ गए हैं तो उनको फॉर्म 6 भरना पड़ेगा। फॉर्म 6 में जब भरते वक्त आपको जो आपकी पुराने जहाँ वोटर ID है उसकी डिटेल उसमें देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आपने किसी के डुप्लीकेशन है, मान लीजिए आंध्रा में एक ID कार्ड है, बेंगलोर में एक ID कार्ड है, तो आप फॉर्म 7 के ज़रिए जहाँ पे आप नहीं रहते हैं उस जगह पे वो डिलीट भी करा लीजिए। तो ये कुछ मेरा कहने का मतलब है, देखो चैलेंजेस बहुत बड़ा हो सकता है, मगर उसको सही से हम लोग डील करेंगे ना तो उसको आसानी से हम लोग करेंगे। कैसे, क्या ऑनलाइन करना होगा या किसी एजेंट को पकड़ना होगा या खुद ही मेहनत करना पड़ेगा? इसमें देखिए ये सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है अवेलेबल, ठीक है। अगर आप हेल्प डेस्क बनाएंगे, देखो आप BLO की तरह, ब्लॉक असिस्टेंट की तरह, गवर्नमेंट जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लिए एक ब्लॉक लेवल असिस्टेंस बना रहे हैं, उनको एक रिक्वेजिशन दे रहे हैं, वो लोग वहाँ जाके काम कर सकते हैं। हम लोग ये नहीं कर सकते, आम मुसलमान लोग। आप लोग क्या कर सकते हैं, एक हेल्प डेस्क बनाइए। हेल्प डेस्क में ऑनलाइन में पूरे इंडिया की वोटर लिस्ट है, वो वोटर लिस्ट के ज़रिए जो लेगेसी डेटा को मैच करना है वो एनेक्चर 4 में भर दीजिए, वो एनेक्चर 4 में भर के रख लीजिए आपको, और उसमें एनेक्चर 4 में आपने 3 लोगों का नाम देना, आपके फादर का, मदर का और स्पाउस का। इन तीनों में से अगर एक का नाम भी देंगे तो आपका डेटा मैच हो सकता है। तो क्या हर मस्जिद में एक इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया जाए इसमें? नहीं, हर मस्जिद का तो पॉसिबल नहीं है। आप जैसे एक एरिया आरटी नगर है, आरटी नगर बहुत बड़ा एरिया, आरटी नगर 2 हिस्से में कहीं पर भी कोई, आप हर मस्जिद में नहीं करेंगे तो इतना बड़ा एरिया है, कौन से मस्जिद में हो रहा है किसी को पता ही नहीं चलेगा। नहीं, मेरी राय क्या, हर मस्जिद में मेरी राय नहीं, क्योंकि इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। जहाँ पर इफेक्टिव हो सकता है तो हर मस्जिद में ही कर सकते हैं बेहतर। अगर मान लीजिए इफेक्टिव नहीं तो एटलीस्ट एरिया में 1, 2 या 3 वॉलंटियर्स, उनकी इन्फॉर्मेशन हर मस्जिदों में दे सकते हैं, लोग उसको गाइड कर सकते हैं। और देखिए इसमें मेरी एक और राय क्या है कि एक तो ये मस्जिदों में आदमी लोग आ जाते हैं, कर लेते हैं, मगर औरतों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो हमारी यंग लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां वॉलंटियर्स मिल सकती हैं, और हम लोगों जो घरों में मस्तूरात का मदरसा होता है या इज्तिमा होता है, इनके ज़रिए भी हम अगर लड़कियों को वॉलंटियर बना के अगर हम 1-2 जगह तैयार करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। और ये ऑनलाइन में काम बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि भाई कुछ लोगों को इसके बारे में ट्रेन करूँ।
बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट ताहिर साहब, जिन्होंने हमें इस ताल्लुक़ से मुख्तसर जानकारी दी। मज़ीद जानकारी के लिए उन्होंने कहा है कि वो मस्जिद में हफ्ते के 4 दिन या 3 दिन वक्त देना चाहते हैं। अगर यहाँ बेंगलोर के आसपास की मस्जिदें उन्हें बुलाना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद हम इसी तरह के किसी और शख्सियत के पास जाएंगे, एसआईआर के ताल्लुक़ से और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।